किशनपुर नाम के गांव में कमला नाम की विधवा औरत थी। उसकी दो बेटियां थीं, एक काली और एक गौरी। देखो माँ, किसी चोरी चोरी अपनी बहन को चूड़ियाँ दी जा रही है और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे छुपा कि ये सब काम करने लगा। अपनी इस काली और बदसूरत बहन को चूड़ियाँ ला कर दे रहा है। मेरी बहन बदसूरत नहीं है, समझिए आप। जैसे संजना इस घर की बेटी है, वैसे ही अर्पिता भी इस घर की बेटी और दोनों का इस घर पर बराबर का हक है। आप क्यों हमेशा मेरी बहन को काली और बदसूरत कहती रहती हो? अब काली और बदसूरत को ये नहीं बोलेंगे तो क्या मिस वर्ड बोलेंगे? इसकी शक्ल तो कुत्तों से भी कई गुजरी है। इसकी औकात तो हमारे डॉग टॉमी जितनी भी नहीं है, ये तो उससे भी कई गुजरी है। भूलो मत, ये मेरा घर है, ना कि तुम दोनों का। इस घर में तुम दोनों को रहने दे रही हूँ, इतना ही काफी है। अगर तू महीने भर की सारी कमाई लाकर मुझे देगा तो ही तेरी बहन और तू इस घर में रह सकते हैं, वरना तुम दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बोलकर वो कमला काली बेटी के हाथ में से चूड़ियां उतार लेती है और उसके हाथ से सारे पैसे छीन कर ले जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो कमला उन दोनों भाई बहन से इतनी नफरत करती थी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, अब मेरा समय आ चुका है। आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप अर्जुन और हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते हुए संजय की पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह देती है, जिसके बाद संजय बहुत रोता है। दरअसल संजय की पत्नी ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था और डिलीवरी के टाइम उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब समय के साथ साथ अभी संजय के बच्चे छोटे थे, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। पर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। कुछ टाइम में संजय की दूसरी बीवी को भी एक संतान हो जाती है, जिसके बाद वो बस अपनी बेटी को ही प्यार करती, उन दोनों को बहुत मारती। बीमारी के संजय की भी मौत हो जाती है। अर्पिता देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरी मनपसंद रंग की चूड़ियाँ। भैया, आप ये चूड़ियाँ क्यों ले आए? आप जानते हैं ना, जब भी आपकी सैलरी आती है तो सारे पैसे माँ ले लेती है। अगर इस बार उन्हें सैलरी में पैसे कम मिले तो वो आपको बहुत डांटेंगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार मैंने ओवर टाइम किया था और ओवर टाइम के पैसे से ही मैं तुम्हारे लिए ये चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। जल्दी से पहन के बताओ, ये चूड़ियाँ कैसी हैं? वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि इतने में दोनों सौतेली माँ बेटी अंदर से आती हैं। देखो माँ, किसी चोरी चोरी अपनी बहन को चूड़ियाँ दी जा रही है और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे छुपा कि ये सब काम करने लगा। अपनी इस काली और बदसूरत बहन को चूड़ियाँ ला कर दे रहा है। इतना बोलकर वो कमला काली बेटी के हाथ में से चूड़ियाँ उतार लेती है और उसके हाथ से सारे पैसे छीन कर ले जाती है। अरे बहन जी, जैसे आपने कहा था कि संजना बिटिया के लिए एक अमीर घर का रिश्ता देखना है और अर्पिता के लिए एक गरीब घर का, मैं ऐसे ही रिश्ते ढूंढ कर लेकर आया हूँ। अब तो बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं इस अर्पिता की बच्ची को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। शादी के बाद भी ये गरीबी में और परेशानी में जिएगी और वहीं मेरी बेटी सारे ऐशो आराम से रहेगी। अब पंडित जी बताए अनुसार शांति दोनों बेटियों की शादी अमीर गरीब ससुराल में करवा देती है। जहां काली बेटी को गरीब ससुराल मिला, वहीं दूसरी गौरी बेटी को अमीर ससुराल मिला। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर थोड़े ही दिनों में शांति की गौरी बेटी को दुख मिलने लगे। माँ जी, आज मेरी मुँह दिखाई की रस्म है, तो आज मैं मुँह दिखाई की रस्म में ये लहंगा पहनूं या ये साड़ी? इनमें से कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। तेरी मुँह दिखाई की रस्म नहीं होगी। मैं इन बेफालतू की रस्म में पैसे नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, समझी? एक तो तेरी माँ ने ढंग से शादी में कुछ दिया नहीं और तू है कि घर में कदम रखते ही खर्चों की बात कर रही है। आपने जो जो कहा था वो सब मेरी माँ ने आपको दहेज में दिया है, बल्कि उससे अच्छा ही दिया है। उसके बाद भी आप मुझे दहेज को लेकर ताने मार रही हैं। आपके पास किस चीज की कमी है? महल जैसे बंगले में आप सब लोग रहते हैं, फिर भी आप इतनी कंजूसी कर रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझे कंजूस बोलेगी। अब शादी के कुछ समय बाद ही शकुंतला उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ अर्पिता के ससुराल वाले गरीब थे, पर दिल के अमीर थे। बहू, आज तेरी मुँह दिखाई की रस्म है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। तो आज अपनी मुँह दिखाई की रस्म में यही साड़ी पहनना। और देख, मैंने यहाँ कितनी अच्छे से सजावट करवाई है। तेरे मायके वालों की तरह हम अमीर तो नहीं है,
लेकिन जितना हमसे हो सका उतना हमने किया है। माँ जी, आपने इतना सब कुछ किया, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे काले रंग के होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस शादी के लिए हाँ की। बहू इंसान की पहचान उसकी इंसानियत और स्वभाव से होती है, ना कि उसके रंग से। चलो अपनी आंखों में ये आंसू साफ कर लो और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। अर्पिता के ससुराल वाले भले ही गरीब थे, पर उसे बहुत प्यार करते थे और उसे कभी भी उसके काले रंग की वजह से ताने नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन के ससुराल वालों के पास सब कुछ था, पर वो कभी भी उसे प्यार नहीं करते थे और हमेशा उसे दहेज के ताने देते रहते थे। अब तो बाहर से ऑर्डर करके खाना खाया जा रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ जी, आप खाना ही इतना कम बनवाती हैं कि ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती है। ऊपर से आप मुझे बचा हुआ खाना देती हो। मेरी माँ ने आज तक मुझे कभी बचा हुआ खाना नहीं दिया और यहाँ इतने अमीर ससुराल होने के बावजूद भी मुझे बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी सास और ससुराल वाले इतने कंजूस हैं, तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। तेरी औकात है रात का बचा हुआ खाना खाने की, समझी? एक तो तू, तेरी माँ ने 2 टके का दहेज नहीं दिया, ऊपर से तू इतना बोलती है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसे बोलते हुए शकुंतला अपनी बहू को बहुत मारने लगती है, जिसके बाद वो इन सब से परेशान होकर अपने मायके लौट जाती है और रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। संजना बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही गलती है। अमीरी को देखकर मैंने तेरी शादी ऐसे जल्लादों के घर में कर दी। गरीब घर में शादी होने के बाद भी आज अर्पिता इतनी खुश है, और वहीं इतने अमीर परिवार में शादी होने के बाद भी मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है। किसी ने सही कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे किए की सजा तुझे मिल रही है। जो जुल्म मैंने अर्पिता पर किए वो सब अब तेरे साथ हो रहे हैं। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब उसके बाद शांति अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल जाती है और शकुंतला को समझाती है और उन्हें जेल भेजने की धमकी देती है, जिसके शकुंतला को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है। इस प्रकार दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुश रहती हैं। किशनपुर नाम के एक गांव में शांति नाम की औरत थी। वो बहुत ही घमंडी औरत थी। भगवान ने उसे 2 बेटियां दी, एक काली और एक गौरी। वो गौरी बेटी को ही प्यार करती थी और काली बेटी को जरा भी नहीं। श्रेया स्कूल से आती ही होगी, उसके आने से पहले ही उसकी पसंद की चीज बना देती हूँ। अरे भगवान, क्या बना रही हो? श्रेया के लिए उसकी पसंद की खीर, पूरी और आलू की सब्जी बना रही हूँ। चलो ठीक है, तुम बना लो, तब तक मैं दोनों बच्चियों को लेने उसके स्कूल पहुंच जाता हूँ। मुकेश अब गौरी बेटी का हाथ पकड़कर घर ले आता है। मुकेश भी गौरी बेटी से ही प्यार करता था। बेचारी काली बेटी पीछे पीछे आ रही थी। अब शांति जल्दी से आकर गौरी बेटी को गोद में ले लेती है। अरे मेरी राजकुमारी, आखिर तू स्कूल से पढ़कर आ ही गई। चल, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। शांति अपनी गौरी बेटी को गोद में लिए बहुत प्यार कर रही थी और काली बेटी को नजर देखा भी नहीं। बेचारी काली बेटी पीछे पीछे चलते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी गोदी में उठाओ ना माँ। तुम देख नहीं रही हो, तुम्हारी बहन मेरी गोदी में पहले से ही है और अब मैं तुम्हें भी गोदी में उठा लूं? अरे मैं एक समय पर एक को ही तो गोदी में उठा सकती हूँ। शांति अपनी गौरी बेटी को गोद में लिए अपने कमरे में खाना खिलाने के जाती है और बेचारी काली बेटी वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसे ही वो बेचारी माँ की ममता के लिए तरसती रहती है। अब ऐसे ही समय निकलता गया और शांति हमेशा ही गौरी बेटी को प्यार करती, उसका ही ध्यान रखती। प्रिया बेटी, यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक सिली हूँ। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत प्यारी फ्रॉक बनाई है, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। काली बेटी ये सब देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई है। श्रेया के पास तो पहले से ही कई सारी फ्रॉक है, मुझे आप एक नई फ्रॉक सिल कर दे दो ना माँ। नई फ्रॉक सिलने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और तुझे फ्रॉक चाहिए। रुक जा, मैं तुझे फ्रॉक देती हूँ। अब शांति अपनी गौरी बेटी एक पुरानी फ्रॉक काली बेटी को दे देती है, जिसे देख वो बहुत उदास हो जाती है। अब इस तरह समय निकलता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब शांति जल्दी से अपनी काली की कहीं भी शादी करके भगाना चाहती थी,
जितनी जल्दी इसकी शादी होगी उतनी जल्दी मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, और उसके बाद मैं अपनी बेटी श्रेया की शादी धूमधाम से करूंगी। लेकिन इस मनहूस के लिए तो कोई रिश्ता ही नहीं आता, और जो लोग आते हैं इसके काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। शांति काली बेटी के लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाती हैं, पर कहीं भी उसके काले रंग की वजह से रिश्ता नहीं होता, और दोनों माँ बेटी काव्या को बहुत बातें सुनाते हैं। अरे इतनी बड़ी हो गई है तू, और तेरी वजह से तेरी छोटी बहन अभी कुंवारी बैठी है। पता नहीं कब तेरी शादी होकर तू इस घर से जाएगी। काली कलूटी कहीं की, यहाँ पर काली माता बनकर बैठी हुई है। शांति की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। सगी माँ होकर मेरी माँ मुझे इतनी नफरत करती है। भगवान, तुमने क्यों मुझे इतना काला बनाया? इससे अच्छा तो तुम मुझे इस दुनिया में पैदा ही नहीं करते। कम से कम मुझे ये जल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। बेचारी ऐसा कहते हुए वो फुट फुट कर रोने लगती है। अब ऐसे ही समय निकलता गया, और एक दिन गरीब घर के लड़के का रिश्ता आ जाता है, जिसके लिए शांति हाँ कर देती है, और थोड़े ही दिन में उस गरीब घर में अपनी काली की शादी करवा देती है। जिसके बाद काव्या अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। आओ बहू, घर में आओ, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बहू हो। तुम थक गई होगी, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। शादी के फंक्शंस में वैसे भी बहुत ज्यादा थकावट हो ही जाती है। काव्या के गरीब ससुराल वाले उससे अच्छे से बात करते हैं, और उसकी सास कांता भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, उसे खाना भी खिलाती है। ये सब देख काव्या सोचती है, भले ही मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इतना प्यार तो मुझे इतने सालों में आज तक मेरी माँ भी कभी नहीं दे पाई होंगी। काव्या के गरीब ससुराल वाले भले ही गरीब थे, पर वो दिल से अमीर थे। वो काव्या को कभी भी उसके रंग को लेकर नीचा नहीं दिखाते थे। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शांति ने अपनी गौरी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर देती, और उसकी शादी में महंगे महंगे सामान भी दिए, जिसे देख काव्या अपने मन में सोचती है, माँ ने मेरी शादी इतने गरीब परिवार में की, और मेरी शादी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब माँ ने शुरू से ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे प्यार नहीं किया। मेरी बहन श्रेया को माँ ने इतना कुछ दिया, लेकिन माँ ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना सब कुछ करने के बाद भी काव्या सब कुछ भुला देती है, अपनी छोटी बहन की शादी में लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद शादी होने के बाद शांति अपनी गौरी बेटी की विदाई में रोने लगती है। जा बेटी, अपने ससुराल में खुशी से रहना, वहाँ तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बस करो माँ, क्यों ये फालतू का ड्रामा कर रही हो रो रो कर? इससे कुछ नहीं होता। आजकल कोई माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए नहीं रोती। इतना सब कुछ सुनकर शांति चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब ऐसे दिन निकलते जाते हैं, और अब शांति घर में अकेली ही रहने लगी थी। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से वो अब बीमार रहने लगती है। ऐसे ही एक रोज जब शांति बाजार से घर वापस आ रही थी, तो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो लड़का जल्दी से फोन करके किसी को मदद के लिए बुलाता है, और शांति को उसके घर तक पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद शांति को होश आ जाता है, तो उससे कहती है, नंदू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई और मुझे मेरे घर से ही सही सलामत छोड़ दिया। बस मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। मेरी बेटी श्रेया को फोन करके उसे मेरे बारे में बता दो। मुझे अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहती हो, मैं आपकी बेटी को फोन मिलाकर उसे आने के लिए कह देता हूँ। अब वो लड़का फोन निकालकर छोटी बेटी को फोन करता है। देखो नंदू, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अभी पार्टी में हूँ, तो अभी बात नहीं कर पाऊंगी। और अब तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना। चलो मैं फोन रखती हूँ। अब छोटी बेटी ऐसा बोलकर फोन काट देती है, और फिर पार्टी में एंजॉय करने लगती है। ये क्या, उनकी बेटी कैसी है? अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद भी उसे जरा भी परवाह नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं काव्या दीदी को फोन करके माधुरी आंटी के बारे में बता देता हूँ। अब वो लड़का दूसरी काली बेटी काव्या को फोन करता है, और उसे उसकी माँ की के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन काव्या जल्दी से घर आ जाती है
और अपनी माँ की बहुत देखभाल करती है और उनका इलाज करवाती है, जिसके बाद शांति पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। माँ चलिए उठिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ, इन्हें खा लीजिए। काव्या जैसे ही दवाई देती है तो शांति अचानक से रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी बीमारी के बारे में सुनते ही तू फौरन दौड़ी चली आई। लेकिन बचपन से मैं जिस बेटी को इतना प्यार देती रही, इतना बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुझे मैंने माँ का प्यार भी नहीं दिया और फिर भी तूने मुझे अपनी माँ का पूरा दर्जा दिया और मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रही। मेरी गलती का कोई पछतावा तो नहीं, लेकिन हो सके तो फिर भी मुझे माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ हो और आपकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। और आगे भी जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। इस प्रकार शांति अपनी बेटी से माफी मांग लेती है और उसे वो सब देती है जो उसे कभी पहले नहीं दिया था और उसकी हर तरह से मदद भी करती है और अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।